नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं राजकीय रण क्षेत्र। सीए को लेकर एक घमासान जारी है। सियासत बहुत गर्म है, मैं ये कहूं कि उबल रही है तो कम नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरह हमलावर है मोदी सरकार के ऊपर। कह रहे हैं 1947 से बड़ा माइग्रेशन होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जिन अल्पसंख्यकों की बात हो रही है उनकी संख्या लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। इनके लिए घर कहां से आएंगे, इनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी, उनके लिए वो सारी व्यवस्थाएं कैसे होंगी। उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर यदि आपके घर के सामने ये लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रहने लगे या घर बना के रहने लगे तो क्या करेंगे। चोरी चकारी बलात्कार ऐसी घटनाएं बढ़ जाएंगी। इस तरह की बात कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस विरोध कर चुकी है, सपा विरोध कर चुकी है। केरल, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ने मना कर दिया कि हम सीए लागू नहीं करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल इस तरह की बात कर रहे हैं कि इससे व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी, कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। आखिरकार इसको लेकर इतना विवाद। वहीं अमित शाह ने कहा भ्रष्टाचार के मामलों के उजागर होने से अरविंद केजरीवाल अपना आपा खो बैठे हैं। अब ये वार पर वार और प्रतिवार और इस तरह की बातचीत वो हम सुन रहे हैं। तो क्या होने वाला है? तो ये स्थिति बनी हुई है सीए को लेकर और राजनीति पूरी तरह से चरम पर है। आखिरकार ये जो स्थिति बनी हुई है ये बहुत ही गलत है। इसको लेकर राजनीति घमासान है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बीजेपी की तरफ से पवन गोयल जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो सीए को लेकर जो घमासान है, यह स्थिति कितनी भयानक है, क्या स्थिति बन रही है, क्या वाकई इसके अंदर कोई राजनीति है, कौन सियासी फायदा ढूंढ रहा है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा कि रमजान से पहले सीए लागू क्यों किया गया, इसके पीछे की राजनीति। चुनाव से पहले सीए को लागू करना सिर्फ राजनीति है और राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी देख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कौन सा राजनीतिक फायदा इस पर ढूंढ रही है। इंडिया आ जाएंगे, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। 2.5 करोड़ लोग इंडिया आ जाएंगे। इनके लिए नौकरी कौन देगा, घर कौन देगा, व्यवस्थाएं कौन करेगा। इतने अल्पसंख्यक हैं 2.5 करोड़, इनको कौन देगा, यह अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं। स्थिति खराब हो जाएगी। बहुत बड़ा माइग्रेशन होगा, 1947 से बड़ा माइग्रेशन होगा। आखिरकार इस सियासी अखाड़े में इसी पे बात करेंगे आज। कौन सही है, कौन गलत है, कौन राजनीति कर रहा है और कौन देश की बात कर रहा है। जो बीजेपी कह रही है जिनको आना था वो तो आ गए, 70 में आए, 80 में आए, 90 में आए और उनको अधिकार देना है, उस ऐतिहासिक भूल को सुधारना है। तो ये जो ऐतिहासिक भूल है वो ऐसे ही सुधरेगी कि इनको अधिकार दे दिए जाए और इनको भारत की नागरिकता दे दी जाए। भारतीय जनता पार्टी से पवन गोयल हमारे साथ जुड़ेंगे और कांग्रेस के प्रवक्ता हमसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या ऐतराज है कांग्रेस को और क्या पक्ष है बीजेपी का। अभी तक आपने अमित शाह के बयान को सुना, गिरिराज सिंह के बयान को सुना, भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं के बयानों को सुना।
अखिलेश यादव ने भी इसकी खिलाफत की है, अरविंद केजरीवाल कर ही रहे हैं मुखर होकर। ममता बनर्जी ने भी कहा मंच से खड़े होकर कि मैं सीए को लागू नहीं होने दूंगी और आखिरी सांस तक लड़ूंगी। केरल और तमिलनाडु ने भी मना कर दिया। तो क्या यह चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 सीए के ऊपर लड़ा जाएगा? और इसमें किसको कितना सियासी फायदा है? क्या वाकई इससे वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है? पवन गोयल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो हमसे जुड़ रहे हैं। पवन गोयल साहब, आपको आवाज आ रही है? और कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, आपको आवाज आ रही है? जी, कांग्रेस पार्टी को क्या ऐतराज है सीए के ऊपर? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? पवन गोयल जी, ये जो ऐतराज हो रहा है केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में सपा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, जी, और अरविंद केजरीवाल ने तो बहुत ज्यादा ही बड़ी बात कह दी कि 1947 से बड़ा माइग्रेशन होगा, पलायन होगा। क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है कि 2.5 करोड़ लोगों को कौन देगा नौकरी? कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, अपराध बढ़ जाएंगे, चोरी डकैती बलात्कार की घटनाएं बढ़ने लगेंगी। कैसे देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बयान को आप और आपकी पार्टी? जी, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि जब से 2013 से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की राजनीति में आया, तब से रोज एक नया झूठ बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू, बौद्ध, सिख और पारसी, उन सबकी टोटल पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो सारे भारत में आ जाएंगे, इस बात की गारंटी उनको कैसे है? तीसरी बात, सीएए से जिनको नागरिकता मिलेगी वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 31,313 है। मैं फिर कह रहा हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, 31,313 है। अब आप एक चीज और समझिए, नई दिल्ली में रिफ्यूजी कैंप बना था रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जी। इनके मिनिस्टर अमतुल्ला खान वहां पे एक वीडियो रिलीज करते हैं जाकर, ये हमारे भाई आए हुए हैं, हम इनको खाना, पानी, दाना, पेंशन सब दे रहे हैं। मैं ये उदाहरण आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि पहला झूठ तो ये कि 31,000 और 1.5 करोड़ में कितना है। दूसरा झूठ ये कि जब ये रोहिंग्या मुसलमानों के लिए पूरी झुग्गी बसा रहे थे, पूरे कैंप बसा रहे थे, पूरा खाना पीना और पेंशन दे रहे थे, तब इन्हें इस बात की क्या चिंता थी? तीसरी सबसे बड़ी बात, एक चीज तो क्या है कि अरविंद केजरीवाल और विपक्षी नेता धर्म के चश्मे से राजनीति करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि नागरिकता किसको दी जा रही है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू, बौद्ध, सिख और पारसी। क्या ये उनके खिलाफ है? दूसरी बात, अब सवाल ये उठता है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं सीए का विरोध इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये एनआरसी से जुड़ा है। अरे एनआरसी तो अभी लागू ही नहीं हुआ। आप समस्या ये है कि इन विपक्षी नेताओं को चिंता होनी चाहिए जो 5-7 करोड़, मैं फिर कह रहा हूं 5-7 करोड़ जो घुसपैठिए भारत में कई सालों से रह रहे हैं, इनको इनकी चिंता नहीं है, लेकिन 31,313 लोगों की इनको चिंता है। क्यों? क्योंकि वो धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हमेशा एक आरोप लगता है कि वहां के जो बॉर्डर्स हैं वो बांग्लादेश से और दूसरी कंट्रीज से, पाकिस्तान से टच होते हुए लगते हैं और वहां से बड़ी मात्रा में घुसपैठ होती है, और यही आरोप बार बार ममता बनर्जी की सरकार पे लगते हैं। बट इनको अपनी राजनीति चमकाने के लिए और धर्म के चश्मे के नजरिए से देखने के लिए, एक खास समुदाय का वोट बैंक बढ़ाने के इनको खुश करने में लगे रहते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है हिंदू से, इनको कोई मतलब नहीं है बौद्ध से, इनको कोई मतलब नहीं है सिख से, इनको कोई मतलब नहीं है पारसी से। 31,000 लोगों के ऊपर ये जो राजनीति कर रहे हैं और जिस तरीके से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं,
कि 1.5 करोड़ पाकिस्तानी आ जाएंगे, 1 करोड़ पाकिस्तानी आ जाएंगे, आतंकवादी आ जाएंगे। क्या आप दूसरे देशों में रहने वाले हिंदू बौद्ध सिखों को आतंकवादी कहना चाहते हैं क्या? एक और बात और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिम लोगों को इसलिए इसमें नहीं जोड़ा गया है कानून में क्योंकि उनके ऑलरेडी 60 देश हैं और वो अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक है। उनके कई सारे देश हैं, उनको भारत की जरूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे देश हैं। ये एक रीजन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, महोदय आप इस टिप्पणी को भी क्लियर करें, अगर मेरी बात गलत हो तो प्लीज काउंटर करें। जी प्लीज। कांग्रेस प्रवक्ता वाचस्पति द्विवेदी, आप सुन रहे हैं? ठीक है, देखिए लोकसभा चुनाव सामने है और इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता यहां पर हैं वाचस्पति द्विवेदी, और एनडीए की तरफ से यानी कि जो आपका घटक दल है उसकी तरफ से बीजेपी प्रवक्ता हैं। क्योंकि ये चुनावी मुद्दा है, इसलिए हमने कांग्रेस को ही बुलाया है कि आप बताएं कि आखिरकार सीए के ऊपर राजनीति या वोटों का ध्रुवीकरण कैसे हो जाएगा और कैसे बीजेपी को फायदा हो जाएगा, कितनी लोकसभा सीटों का उनको फायदा हो जाएगा, इससे किस तरह का फायदा वो लोग देख रहे हैं। और इस तरह से जो भ्रम, जैसे आप कह रहे हैं भ्रम फैल रहा है, तो एक बात तो बताइए आप पवन गोयल साहब, कितनी सीटों का फायदा हो जाएगा आपको? 31,313 का जो आंकड़ा दे रहे हैं आप, जिससे ये जो इंडिया गठबंधन ने बौखलाया हुआ है। अच्छा, मैं आपका बढ़िया उत्तर देता हूं। जितने भी देश होते हैं ना सर, उनके साथ एक रिफ्यूजी कैंप लगाए जाते हैं जो दूसरे देशों से आकर उसमें रहते हैं और वहां की सरकारें, वहां के देश उन्हें नागरिकता देते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 1947 में इस्लामिक कंट्री थी 6, इसी तरीके से बढ़कर वो 7 कंट्री आ गई। और हर देश को किसी ना किसी पड़ोसी देश के लोगों को, नागरिकों को नागरिकता देनी होती है, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। तो उस नॉर्म्स के अधिकार से, ये कोई राजनीति का हिस्सा नहीं है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो हमारे मैनिफेस्टो में कुछ मुद्दे लिखे हुए थे। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको, 370, 35 ए, राम मंदिर, 3 तलाक, राफेल और सीएए। कोई भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं कह सकता कि तारीख तो बताएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख तो नहीं बताएंगे लेकिन मंदिर नहीं बनाएंगे। धारा 370 को हाथ नहीं लगा सकते, सीए पूरा नहीं कर सकते। तो यही मैनिफेस्टो में था जिसे पूरा कर करके भारतीय जनता पार्टी सरकार दिखा रही है। और आने वाले तीसरे टर्म में माननीय मोदी जी ने भी कहा था और कड़े फैसले होंगे। जो भी फैसला देश हित के लिए लिया जाएगा उस फैसले का भारत की जनता, भारतीय जनता पार्टी और ये देश के लोग उनका स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ ये जो विपक्षी पार्टियां धर्म के चश्मे से राजनीति करना चाह रही हैं, इसमें इनको नुकसान होगा डेफिनेटली। 31,313 लोगों के ऊपर जो ये राजनीतिक करोड़ों लोगों का बदलकर झूठ बोल रहे हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, जो बात इन्होंने कही है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जिसपे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं उसमें ये एविडेंस दे दें कि 1 करोड़ लोग आ जाएंगे। जी ठीक है, हमारे साथ में वाचस्पति द्विवेदी जुड़ गए इंडिया गठबंधन की तरफ से। द्विवेदी साहब, ये जो सीए को लेकर जो एक चुनाव के अंदर उसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है और एक ध्रुवीकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि क्या वाकई इस लोकसभा चुनाव के अंदर सीए को ऊपर ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए या दूसरे मुद्दे पीछे छूट गए? केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में आपके जो सहयोगी दल हैं वो विरोध कर रहे हैं। इधर अरविंद केजरीवाल, ये भी आपके इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, ये भी विरोध कर रहे हैं। इन्होंने तो कह दिया 1947 से बड़ा माइग्रेशन होगा। आपके जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है समाजवादी पार्टी, वो भी विरोध कर रही है इसका। तो आखिरकार ये इंडिया गठबंधन ही इसका विरोध क्यों कर रहा है? हेलो जी द्विवेदी साहब। हेलो जी द्विवेदी साहब, आवाज आ रही है? नहीं सर, आवाज नहीं मिल रही है सर। जी हेलो जी, मेरे पास आपकी आवाज आ रही है। जी सर बताएं। जी मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि लोकसभा चुनाव से पहले ये जो हुआ और एनडीए की सरकार ने इसको लागू कर दिया, अब इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है इसका विरोध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आपके सहयोगी हैं इस इंडिया गठबंधन में, वो विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 1947 से बड़ा माइग्रेशन होगा। ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं। केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल ने कह दिया हम इसको लागू नहीं करेंगे। आपके समाजवादी पार्टी जो सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि ये ठीक नहीं है। और तो इस तरह की जो एक राजनीतिक उबाल है और सियासत गरमाई हुई है लोकसभा चुनाव से पहले, इसको एक सियासी मुद्दा बना दिया गया कि क्या
सियासी मुद्दा क्यों हो गया सीए चुनाव से पहले, तो क्यों विरोध है? जैसा कि आप जी, ये मेरे से सवाल है सर। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, बिल्कुल साफ सी स्पष्ट सी बात है कि 2019 में जब ये कानून बना जी। तो 5 साल तक के लिए क्यों इसको स्थगित रखा गया? निश्चित रूप से यह साबित करता है कि वो राजनीतिक रूप से लाभ लेने की कोशिश है। दूसरा, जहां तक समय की बात है, मेरी पार्टी का और सभी लोगों का, ये विपक्षियों का ये मानना है कि भाई आप सन 2014 से क्यों नहीं देंगे? इसके पहले जितने बच्चे जिन लोग, बंटवारा तो आखिर 1947 में हुआ था ना, उसके बाद अधिसंख्यक जो 1972 में बांग्लादेश बनने के बाद जो लोग आए, हिंदुस्तान में आए, उनको नागरिकता देने का क्या सवाल? वो तो चलिए ठीक है, लेकिन आप जब 2014 का कट ऑफ क्यों रखा? आपने मान लीजिए कोई 2013 में आया, शादी किया और हिंदुस्तान में आ गया किसी भी प्रकार से, और उसको बच्चा अगर हुआ है तो वो नागरिक क्यों नहीं होगा? 2014 के बाद आप प्रियंशन और सब, हमी सब पार्टी और कांग्रेस खासतौर पर ये डर है कि आप उनको डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे। आखिर डिटेंशन सेंटर क्यों बनाए गए? असम में डिटेंशन सेंटर क्यों बनाया गया? 2014 में आप एप्लीकेशन लेंगे, 2014 के बाद के लोगों के लिए नागरिकता, और मुसलमानों को क्यों उससे महरूम रखा गया? ये गलत बात है ना। एक देश में एक संविधान, एक विधान की बात करने वाले और एक इलेक्शन की बात करने वाले इस देश के अंदर दो धर्मों की बात क्यों कर रहे हैं? अन्य धर्मों की बात क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से यह अल्पसंख्यक समाज के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। ये निश्चित रूप से साबित करता है कि ये सरकार है, मोदी सरकार है, वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में विभेद पैदा करना चाहती है। ये इस चीज के लिए हम लोग कभी भी, कोई भी विपक्षी पार्टी इसके लिए राजी नहीं होगी। हम क्यों राजी हो जाएंगे? आपको अगर करना है तो अगर जब आप अन्य धर्मों के लोगों को भी कर रहे हैं, बौद्धों को कर रहे हैं, पारसी को कर रहे हैं, तो मुसलमान को क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है भाई, अगर कोई 2014 के बाद अगर कोई निर्वासित किसी कारण से हुआ या किसी ने शादी करके यहाँ हिंदुस्तान आ गया, तो क्या उसको आप नागरिकता क्यों नहीं देंगे मुसलमान को? ठीक है ना? किसी हिंदू महिला ने अगर शादी कर ली किसी मुसलमान से, या इंडिया की किसी मुसलमान लेडी ने अगर शादी कर ली किसी और मुसलमान से, तो उसका पति को यहाँ नैतिक रूप से रहने का अधिकार नहीं होगा। 2014 से आप क्यों मान रहे हैं? आप नैसर्गिक रूप से उसको मानना चाहिए ना नागरिक। अच्छा, चलिए मैं सवाल पूछ लेता हूँ, मैं सवाल पूछ लेता हूँ। आपकी मंशा ठीक नहीं है और आप निश्चित रूप से राजनीतिक फायदा लेने के लिए कर रहे हैं। और ये जिस दिन इलेक्शन के 3-4 या 5 दिन पर अधिसूचना जारी करने के पहले जब आप इस तरीके के काम कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात ही आप देख लीजिए। चलो कोई बात नहीं, मैं सवाल पूछ लेता हूँ, व्हाट्सएप सती में पूछ लेता हूँ। पवन गोयल साहब, सीमा हैदर को क्या नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, बताइए। किनको? सीमा हैदर को, या सीमा हैदर पर पाकिस्तान वापस जाएंगी? ये एक तरीके से कांग्रेस का सवाल है। जी जी, मैं आपकी बात का मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक चीज तो क्लियर कर दी कि मुसलमानों को इस सीए में शामिल क्यों नहीं किया, उनके पेट में दर्द। मैं तो पहले ही कह रहा था धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, और वास्तव में कांग्रेस के प्रवक्ता ने चैनल पे बैठकर एक प्रूफ भी कर दिया। जी, जानकारी कम होना ना, यही सबसे बड़ा नुकसानदायक है। कांग्रेस ने हमेशा भ्रम में ही रखा। इन्होंने शायद इस बात को, इस कानून को ढंग से नहीं पढ़ा, सीए को। इनको तो फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उस कानून में साफ साफ लिखा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जिनकी पॉपुलेशन कम होती है। और मैंने अपनी डिबेट में आपके चैनल पे अजय जी स्टार्टिंग में ही कहा था कि वो बहुसंख्यक है और उनकी 7 कंट्री है, उनके साथ धार्मिक कोई उत्पीड़न नहीं होता। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, शायद इन्हें तो हिंदू, बौद्ध, सिखों और पारसियों की जो भारत की है उनकी चिंता नहीं है, लेकिन मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। पाकिस्तान के अंदर जब बंटवारा हुआ 23% हिंदू थे, बांग्लादेश में 19% थे और अफगानिस्तान में 15% थे। अफगानिस्तान में 0 हो गया है। बांग्लादेश कहाँ पैदा हो गया 1947 में? अरे 71 में था, बांग्लादेश तो 71 में आजाद हुआ था, लेकिन हिस्सा वो भारत का ही था। अब आप आपके बीच में नहीं बोला था, डरो मत, मैं ज्यादा फोन नहीं करूंगा, आप चुप रहिए। जब आपकी बारी आएगी तब बोलना, मैं आपके बीच में बिल्कुल। अजय जी आप इनको देखिए, मैं भी बोल सकता था इनके बीच में, इनको बोलिए प्लीज, शांत रहिए। द्विवेदी जी बोलने दीजिए, सुन लीजिए उनकी बात को, सुन लीजिए, फिर बोलिएगा, पूरा मौका दूंगा मैं आपको। जी हाँ, आप अपनी बारी में बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ
इनकी भाषा में 71 में बांग्लादेश आजाद हुआ था, पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा था वो जी। भारत ने मदद करी थी, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था, लेकिन वो हिस्सा तो 47 से पहले भारत का ही था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों देशों में हिंदुओं की हिंदू सिख बौद्ध पारसियों की जनसंख्या 23% और 19% थी, आज 1.2 1.6% है। इसलिए मैंने कहा जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे चैनल पे 1.5-2 करोड़, इतनी तो इन 3 देशों की अल्पसंख्यकों की पॉपुलेशन भी नहीं है। और जो सीए पे नागरिकता दे रही है 31,313 की, ये हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था। दूसरी बात, हमने तो 370 के लिए भी लड़ाई लड़ी, हमने तो राम मंदिर के लिए भी लड़ाई लड़ी, आप उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में गए, आप 3 तलाक के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में गए, आप राफेल के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में गए। बात ये होती है कि जो हमने कहा वो पूरा किया, और इसको धर्म के चश्मे से मत देखिए साहब। मुस्लिम देश 8 है, एक नहीं है, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है और बहुसंख्यक, और जो हम हिंदू कम्युनिटी के बहुसंख्यक हैं, वहां पे जिनको नागरिकता मिल रही है वो अल्पसंख्यक है, वो केवल 1.5% रह गए। मैं मानता हूं कि आप लोगों को उनसे कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन भारत की सरकार को अपनी कम्युनिटी से है, और कहीं वो जा नहीं सकते। और वो जो 3 कंट्री में मुस्लिम रह रहे हैं बहुसंख्यक, उनके पास उन 3 के अलावा 57 कंट्रियां और हैं। जी अजय जी बताइए, द्विवेदी साहब कह रहे हैं कि साहब उनके पास तो और भी कंट्री हैं, वो बहुसंख्यक हैं। माननीय हमारे भाजपा प्रवक्ता को शायद इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है, कोई तथ्यों का ज्ञान नहीं है, वो गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जब इंडिपेंडेंस में 1947 में हिंदू 20.5% है, ठीक है ना। जब बांग्लादेश बना जी, तो आप देखिए कि वहां से जितना हिंदू निकल के गया, जो बहुसंख्यक हिंदू पाकिस्तान में था वो बांग्ला भाषी था। जब बांग्लादेश बना तो वहां से सारे हिंदू माइग्रेट होकर बांग्लादेश में चले आए, यानी बांग्लादेश के नागरिक बन गए, ठीक है। उस समय जितने शरणार्थी हिंदुस्तान के अंदर रहे 1972 के आसपास, क्या वो हिंदू भी नागरिकता के दायरे में आएंगे? क्या वो सीए के दायरे में आएंगे? और डर ये बात का है कि आपने डिटेंशन सेंटर किस लिए बनाए हुए हैं जी, क्यों बना रखे हैं आपने? तो आप आवेदन 2014 के बाद अगर कोई करता है तो आप ये कहने लगेंगे कि आप इतने साल तक 2023 तक आके जब आपने आवेदन 24 तक जब आपने आवेदन किया तो इस बीच में आप गलत तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे थे, तो क्यों ना आपको सजा की जाए? एक और सवाल, प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। नहीं मैं क्लियर कर लेता हूँ, दो तरफा व्यक्तियों की अगर में शादी होती है और नागरिकता हिंदुस्तान की लेना चाहते हैं तो वो देंगे कि नहीं? हाँ, इस सवाल पूछ लेते हैं। पवन गोयल साहब देखिए, जो पूछ रहे हैं आपसे कि यदि किसी की 2013 में शादी होती हो, यहाँ जाता, आप कह रहे हैं 2014 से पहले जितने लोग आए थे उनको नागरिकता दे देंगे, ठीक है। यदि इनके बच्चे, किसी की 2012 में शादी हुई, 13 में शादी हुई, 11 में शादी हुई, और किसी के बच्चे अगर 2015 में आकर हुए, 14 16 में आकर हुए, 17 में आकर हुए, उन बच्चों को नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी? पहला सवाल मैं बता रहा हूं आपको जी। अब पहली बात तो इनको मुस्लिम समाज से प्यार है, मैं उसके भी कुछ आंकड़े रख देता हूं, ठीक है। मेरे से ज्यादा समझदार होंगे, लेकिन आंकड़ों के बारे में मैं थोड़ी जानकारी और दे देता हूं। 2014 से लेकर 2023 तक इसी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 560 मुस्लिम लोगों को भारत की नागरिकता मिली है। दोबारा बता रहा हूं, मुस्लिमों को। एक बात ये, एक तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर तो किसी को नागरिकता चाहिए, आज भी हमारे कानून में माननीय अमित शाह जी ने भारत के संविधान में, भारत सरकार ने एक चेंज लाया कि पहले क्या होता था कि आपको शरणार्थी बनकर 11 साल रहना पड़ता था, लेकिन अब इस कानून में संशोधन करके 5 साल कर दिया गया। नॉर्म्स के हिसाब से नागरिकता मिलेगी, इनके धर्म के चश्मे के हिसाब से नागरिकता नहीं मिलेगी। कानून व्यवस्था पूरी कर दी जाए, और ये 560 का उदाहरण है, तो इसलिए जानकारी को दुरुस्त करने आपके काम आएगा। जी अजय जी, मैंने उदाहरण देके भी समझा। नहीं, बच्चों के लिए जैसे जो आप कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं बच्चे अगर जो होते हैं 15 में बच्चे हुए, 16 में बच्चे हुए, तो उनको बच्चों को नागरिकता मिलेगी ना? देखिए, ये अगर वो कानून के दायरे में होंगे, नहीं। अगर हमारे देश का, सुनिए, अगर हमारे देश का कानून और लॉ ये कहता होगा बच्चों को नागरिकता मिलनी चाहिए, तो कानून के हिसाब से उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अगर देश का कानून ये कहेगा कि कानून के अगेंस्ट है ये लॉ, तो नागरिकता नहीं मिलेगी। नहीं, सीएए के जरिए जिन लोगों को 2014 से पहले जो आए नागरिकता मिल रही है, उन्होंने अप्लाई किया, नागरिकता दे दी।
अब उनके बच्चों को, जैसे वो कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता चिंता जाहिर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जिस चिंता होती है, देखिए पक्ष विपक्ष की एक हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए तर्कों के साथ में, तो तर्क है उनका कि इनके जो बच्चे होंगे, किसी के बच्चे पहले समुदाय का, क्या वो सिख, हिंदू, बौद्ध और पारसी हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं? हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं, जिनको अपने नागरिकता दी है, जिनको अपने नागरिकता दी है, उन्हीं के बच्चों की बात कर रहे हैं। अगर बच्चे उनके 15, 16, 17, 18 में होते हैं तो उन बच्चों को नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी? जब उनके परिवारों को मिल जाएगी तो बच्चों को भी मिलेगी जी। ठीक, देखिए द्विवेदी साहब, यदि परिवारों को मिल रही है जो 2014 से पहले, तो बच्चों को अपने आप मिलेगी, चाहे वो किसी भी समय पैदा हो। कैसे मिल जाएगी सर? आप 2014 परिवारों को मिल जाएगी, परिवार को मिलेगी तो बच्चे को तो वैसे ही मिलेगी। आप तो केवल पारसी, सिख, जैन और बौद्धों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बात ही नहीं कर रहे हैं आप। अरे भाई, मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ भाई, अल्पसंख्यकों की बात हो रही है ना यहाँ पर। जो वहां से बहुसंख्यक हैं वो यहाँ के अल्पसंख्यक थोड़ी हो जाएंगे। हाँ, सवाल साहब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का है ही नहीं। अरे अगर इस तरीके से अरे सीए के अंदर अल्पसंख्यकों की बात है, और सवाल क्या है? अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का ही तो सवाल है। इसलिए तो हिंदू, बौद्ध, आप अजय जी इनकी जानकारी आप दुरुस्त कर दीजिए, वहां पर अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू, बौद्ध, सिख और पारसी, वहां उन तीनों देशों में अल्पसंख्यक है। अब इनको यही नहीं पता बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक क्या है, तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। द्विवेदी साहब समझिए, जो मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में, मुस्लिम बहुसंख्यक, नहीं आप कहिए, मैं समझ रहा हूं जी, उसमें जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक कौन? हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन, जो यदि यहाँ पर शरणार्थी बनकर आए उनको नागरिकता दे रहे हैं। तो सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। और जो मुस्लिम है उनको नागरिकता देने के लिए अलग प्रावधान है, वो अलग कानून है, उससे वो नागरिकता ले सकते हैं। जैसे बता रहे हैं कि 560 लोगों को नागरिकता दी हमने, मुसलमानों को, उनको सीए के अंतर्गत नागरिकता नहीं दी। सीए जो है अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिमों के लिए या दूसरे धर्म के लोगों के लिए, वो जो है अलग जो सिटीजन एक्ट है उसके अंतर्गत नागरिकता दे रहे हैं। नागरिकता मिल रही है, आप अप्लाई कीजिए, कानून का पालन कीजिए और नागरिकता ले लीजिए, क्या बुराई है? वही मैं कह रहा हूँ, आपको मैं बार बार डर हम लोगों को यही लग रहा है 2014 के बाद जो लोग आवेदन करेंगे ये उनको कहेंगे कि ठीक है, आप हिंदुस्तान में कैसे रह रहे थे, हम आपको नागरिक, या तो ये नागरिक मान लें सबको ना। 2014 से पहले आए हुए जितने नागरिक हैं उनको अगर उनके पास कोई प्रमाण है हिंदुस्तान नागरिक होने का तो अलग बात है। अगर इसके बाद छोटा सा सवाल है 2014 से महरूम द्विवेदी साहब, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक ये देश क्या होता है? मानवीय आधार। अरे द्विवेदी साहब, द्विवेदी साहब कोई बात हुई ना। द्विवेदी साहब, एक छोटा सवाल है। एक व्यक्ति इंडिया से अमेरिका जाता है या ऑस्ट्रेलिया जाता है या यूरोपियन कंट्रीज में जाता है, किसी भी वीजा पे जाता है, और वीजा खत्म होने के बाद भी वहीं रहता रहता है, या शादी कर लेता है फिर भी वहीं रहता है, और अगर उसको वहां की सरकार पकड़ ले कि साहब आपने जो है आपका वीजा खत्म हो गया और आप जो है यहां आ गए, है ना, यहां रह रहे हैं शादी करके, आप अपने देश वापस जाइए, तो क्या वो गलत है कर रही है सरकार? यदि यही बात यहां की सरकार पूछे कि आपने फला फला व्यक्ति से शादी कर ली और आप जो है बहुसंख्यक कंट्री के फला फला के नागरिक थे और आपने नागरिकता के लिए अप्लाई भी नहीं किया, आप चोरी छिपे रह रहे थे और आपका वीजा भी खत्म हो गया, या बिना वीजा के आ गए आप, इस पे भी सरकार सवाल पूछ रही है, तो क्या गलत कर रही है? बिल्कुल एप्रीहेंशन हमारा इसी बात पर है, शंका इसी बात पर है, सभी विपक्षी दलों को इसी बात पर शंका है कि 2014 सवाल यहाँ पर यह है, अगर कोई अप्लाई करता है मुसलमान तो आप उसको नहीं देंगे, आप उसको मना कर देंगे। उसने आने से पहले कि हम भाई यहाँ पर 2010 सुन तो लीजिए, अब हम आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसको डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। अरे उसका सवाल है, एक सवाल है छोटा सा, इसी पे सवाल है जी। यदि आपको इस देश में रहना था, चाहे शादी करनी थी या कुछ करना था, तो आपको एक पूरे कानून को फॉलो करना था ना। आप अप्लाई करते साहब हम शादी ब्याह कर रहे हैं, हमें नागरिकता दी जावे। अब जैसे यहां से अभी एक हिंदू लड़की गई थी पाकिस्तान शादी करने के लिए अपने प्रेमी के साथ, वापस आ गई, नागरिकता मिली या नहीं मिली? एक लड़की और आई थी पाकिस्तान से, अलग अलग देशों में घूमती हुई, सीमा हैदर, क्या उसको नागरिकता मिल गई इंडिया में? नहीं दी है, वही तो मैं कहना हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं, अगर आपको यदि आप जो है नहीं, आप जिस तरीके से इंडिया आए और आप यहां के रहने लगे, शादी कर लिया आपने, और बाद में पता चलता है कि आप तो पाकिस्तानी है,
तो उसकी जांच हुई या नहीं हुई? अरे भाई तो आप महरूम कर देंगे इसी बात पे, प्रेम पे रोक लगा देंगे, विवाह करने पे रोक लगा देंगे। बताइए पवन साहब, कह रहे हैं कि प्रेम करने पर रोक लगा रहे हैं आप, तो विवाह करने पर रोक लगा रहे हैं। गोयल साहब, पवन आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है? कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं आप, तो मैंने सीमा हैदर के बारे सुन लिया जी, मैं जवाब दे रहा हूं जी। अब ये कह रहे हैं प्रेम पे भी आपने प्रतिबंध लगा दिया। प्रेम पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। जब कोई लड़की या कोई लड़का किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में शादी करता है तो अपनी सरकार को बकायदा नॉलेज देता है कि मैं इससे शादी करता हूं, उसके फॉर्म फिलअप होते हैं, तब जाके बकायदा उसको नागरिकता मिल जाती है। ये नहीं आप किसी के पास भी शादी कर लो देश की नागरिकता मिल जाएगी। यही कारण था, सीमा हैदर चोरी छिपे आई थी इसलिए उसे नागरिकता नहीं मिली थी। अगर वो एज पर रूल एज पर लॉ आती तो उसे नागरिकता मिलती। मैं वही कह रहा हूँ, आधी अधूरी जानकारी बड़ी नुकसानदायक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि हिंदुइज्म के, सिखों के, बौद्धों के, पारसी के अल्पसंख्यक कितने परसेंटेज थे और कितने रह गए हैं अब। आप 1947 से 1971 से कंपैरिजन कर लीजिए। यहाँ पर 3% मुसलमान था 1947 में, आज भारत में 19% है और वहां पे 19% से 1.5% रह गया। तो आज चिंका वहां के हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और आपको दूसरी बात, अगर आपके अंदर इतनी क्षमता, प्रेम, प्रतिबंध और 31,313 लोगों की इतनी चिंता है तो उन 5 करोड़ लोगों पे भी सवाल उठाइए जो यहाँ घुसपैठिए बन के बैठे हुए हैं। उन रोहिंग्या मुसलमानों पे भी सवाल उठाइए। उन रिफ्यूजी कैंप से जो भाग भाग के आ रहे हैं, जिनके लिए अभी एनआरसी लागू होना है, जो ये पहचान कराता है कि आप इस देश के हो या नहीं हो, उनके ऊपर भी बोलिए। उन 5-6 करोड़ लोगों की आपको चिंता नहीं है जो 2 नंबर से यहाँ भारत में रह रहे हैं, लेकिन आपको 31,000 जैन, बौद्ध, सिख और हिंदू की चिंता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, ये विपक्ष की सरकार जैनियों के भी विरुद्ध है, बौद्ध के भी विरुद्ध है, सिख के भी विरुद्ध है और हिंदुओं के भी विरुद्ध है। जी भैया, आपको तो एंटी बता दिया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता द्विवेदी साहब, आप तो हिंदुओं के विरोध में, आप सिखों के विरोध। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी जो बात कह रहे थे 21-20% मुस्लिम्स का, मैं उनको डाटा के साथ बताता हूं कि 1,31,30,109 लोग हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं। इसमें जो सिलाई डिवीजन है उसमें 1,58,820, खुलना डिवीजन में 2,41,010 और रंगपुर जो है उसमें 1,87,904, चिटगांव में 3,72,733 और टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज बताइए। 72,416 और जैसे भारत में 2 करोड़ सिख है ना, वो 2% है। ऐसे बताइए कितने परसेंट है वहाँ पर ये चैनल में झूठ मत बोलिए। इनका पॉपुलेशन का है, आप जरा देख के पता करिए। 7.9% वहाँ पर होता है। आप कह रहे हैं 1.5% रह गया। आप वहाँ पर 1.5% मुस्लिम पाकिस्तान का हिंदू जोड़ लीजिए और जो मैंने अभी आपको 7.9% बताया, 95 यानी 8% ये मान लीजिए, यानी कुल मिला के 10% हिंदू आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहा है। और जब 1972 का डिवीजन हुआ था तो उसमें करोड़ों हिंदुस्तानी पाकिस्तान से चिटगांव वगैरह होते हुए हिंदुस्तान में आए थे, तो उस समय हमने सबको नागरिक मान लिया था। अच्छा, एक सवाल, अच्छा ठीक है। लोग आज भी बांग्लादेश में हिंदू उपस्थित हैं या नागरिक हैं, तो इस बात परसेंटेज बड़ी क्यों नहीं, फिर उनकी घट क्यों रही है? वहाँ का अगर बांग्लादेश में इतना ही सेफ है तो हिंदुओं की परसेंटेज पाकिस्तान बांग्लादेश में दोनों में कम क्यों हो रही है? बैन कर देंगे 2014 के अनुसार, और क्यों कर देंगे? मानवीय आधार पर और यूएन रेजोल्यूशन के आधार पर आपको बिल्कुल खारिज कर देंगे। आप केवल क्रिश्चियन को और केवल मुसलमानों को प्रतिबंधित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अच्छा, एक सवाल ले लेते हैं। जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा, कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरी, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ेंगी और आतंकवादी भी आ जाएंगे, तो आप ये बताइए, सिख आतंकवादी हैं? कितने शरणार्थी को रूप में सिख आतंकवादी आए, कितने शरणार्थी रूप में बौद्ध आतंकवादी आए, कितने जैन आतंकवादी आए शरणार्थी के रूप में? जो शरणार्थी आए हैं इनमें से कितने आतंकवादी निकले? अब आप तो पूरी किसान कौम को ही आतंकवादी बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं। अरे किसानों की तो बात ही नहीं की मैंने। तब आप कह रहे हैं कि वो आतंकवादी है, खालिस्तानी है। अरे मैंने तो किसानों की बात ही नहीं की। अरे मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ? असम में बोडो आंदोलन, क्या बोडो कौन? अरे किसानों पे कहाँ चले गए?
किसानों पर कहां चले गए आप? इसके अलावा ना 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 का आंदोलन हुआ तब वो क्या मुसलमान थे? अरे आप इसी पर रहिए। क्या मुसलमान? अरे बोर्डों पे मत जाइए, किसानों पे मत जाइए, यहीं रहिए। हिंदुओं ने अतिवाद नहीं किया? अरे यहीं रहिए ना, किसानों में मत जाइए, बोर्डों में मत जाइए। मैं पूछ रहा हूं जितने भी शरणार्थी आए, जिनको आप कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, कि क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, कितने शरणार्थी जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज में पकड़े गए या आतंकवादी के रूप में पकड़े गए, बताइए। ये तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप किसान अगर आंदोलन कर रहा है तब उनको खालिस्तानी कह रहे हो। अरे भाई फिर वही बात, वो नागरिक अरे आप कह रहे हो भाई खालिस्तानी नहीं है तो फिर आप आपको सदस्यता देने में दिक्कत क्या है? दो तरफ की बात क्यों कर रहे हो? अरे अजीब तो आप कहते हो फिर कि हाँ सिखों को याद देने को ना मिलता, आपको दिक्कत क्या है फिर? आप बोलिए ना चैनल पे। आप उनको खालिस्तानी कहते हो, किसान आंदोलन पे बैठ जाए पंजाब। तो फिर आप मानते हो ना, आप मानते हो फिर सिखों को सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? आप हाँ करते हैं, आपको परेशानी क्या है? आपको धर्म के तत्व से देख रहे हैं, क्यों आप चैनल पे बैठ मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं? आप यानी कि ये कहना चाह रहे हैं द्विवेदी साहब, द्विवेदी साहब आप ये कहना चाह रहे हैं जो किसान आंदोलन में लोग शामिल है ये शरणार्थी भी हैं इसके अंदर? नहीं, कनाडा वगैरह के लोग आए थे, क्यों नहीं आए थे? अरे मैं तो शरणार्थी की बात कर रहा हूँ। अब कनाडा पहुंच जाते हैं, कभी बोर्डो पहुंच जाते हैं असम के अंदर, कभी आप जो किसान आंदोलन पहुंच जाते हैं। अरे भाई शरणार्थियों पर रहिए ना, हम बात जिसकी कर रहे हैं सीए की। आप हमें बताइए कि हिंदुस्तान का नागरिक डुअल सिटीजनशिप लेता है, वो कनाडा का भी नागरिक है, वो अमेरिका का भी नागरिक है। अरे मैं बात कर रहा हूँ सीए को लेकर आप पहुंच गए कनाडा, इसका मतलब आपकी बात नहीं गलत बात, इसका मतलब आप घुमा रहे हैं चीजों को, घुमाइए मत प्लीज, यहीं रहिए। सीए घुमा रहे, मैं पूछा हूँ डुअल सिटीजनशिप है कि नहीं है हिंदुस्तान की? आप सीए के ऊपर ही रहिए, शरणार्थियों बात कर रहे हैं, है ना, उसी पर रहिए। वही बात कर रहा हूँ, तो आप खालिस्तानी को भी बात करें ना, सरदारों की। मैं तो पूछा ही नहीं खालिस्तान पे कुछ भी। कनाडा के सरदारों को आप देंगे? अरे मैं तो खालिस्तान पे कुछ पूछा ही नहीं, मैं तो किसान पे कुछ पूछा ही नहीं, मैं तो सिर्फ शरणार्थियों की बात कर रहा हूँ। अरे भाई ये अभी कह रहे थे ना कि आप ही ने तो पूछा था कि किसने किया, कौन सा सिखों ने आंदोलन किया, कौन से सिखों ने? नहीं, मैंने सिखों की, मैं एक बार अरे सुन अरे कुछ कहा ही नहीं। अब मैं आपको लिंक भेज दूंगा, सुनिएगा, मैं सवाल फिर से पूछ लेता हूं। जो कहा जा रहा है कि भाई ये जो शरणार्थी आएंगे या आए हैं, इनसे क्रिमिनल एक्टिविटीज यानी कि आपराधिक घटनाएं बढ़ जाएंगी, जैसे चोरी, डकैती, बलात्कार या उसमें आतंकवादी भी आ सकते हैं, है ना। तो अब ये बताइए जितने शरणार्थी यहां रह रहे हैं इनमें से कितने लोग आतंकवादी के रूप में पकड़े गए? क्या ये जो सिख शरणार्थी आए, सिख शरणार्थी जिनकी हम बात कर रहे हैं, ईसाई है ना, पारसी, जैन, बौद्ध, हिंदू, ये सब क्या इनमें ये आतंकवादी हैं क्या? कोई आतंकवादी निकला आज तक? अरे भाई आप तो पारसी की बात ही मत करिए, पारसियों से ज्यादा राष्ट्रवादी तो कोई होता ही नहीं है। पूरी कांग्रेस तो आतंकवादी क्यों बोल रहे हो? अध्यक्ष देख लीजिए या अन्य नेशनल बिल्डिंग में सबसे ज्यादा पारसियों का योगदान है। पारसियों की बात कौन कर रहा? पारसी तो गिने चुने पूरी दुनिया में। अरे आपके गठबंधन में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं साहब, वो लोग कह रहे हैं साहब बताइए क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ जाएंगी, आतंकवाद बढ़ जाएगा। इसका जवाब उनका ही कोई प्रवक्ता दे सकता है, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, क्या करेंगे या क्या सोच के उन्होंने कहा, तो आप उसकी निंदा करते हैं फिर? आप अपने अलायंस गठबंधन की निंदा करते हैं फिर? आप बताइए, आप एक स्टेटमेंट तो दे सकते हैं। गठबंधन की निंदा नहीं, क्या उन्होंने सही कहा गलत कहा? उनके प्रवक्ता से पूछिए। नहीं, आपके गठबंधन का हिस्सा है ना, सही कहा है गलत का? ये तो बता ही सकते हैं सही है गलत। हाँ गठबंधन है, लेकिन हम उनकी बातों के लिए लायबल नहीं है। मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ जिस तरीके से क्या किसी बौद्ध को, सिख को, जैन को, पारसी को आतंकवादी कहना ठीक है या गलत है? मैं ये पूछ रहा हूँ। छोड़िए, अधिकृत नहीं हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, उनके प्रवक्ता होते हमसे बात कर लेते, पूछ लेते, लेकिन फिलहाल आप यह है कि वो उनका अपने निजी व्यक्तिगत मामला हो गया। अब ये चुनाव के अंदर ये सब तो चीजें हैं जिस तरीके से कहा जा रहा है, तो कितना फायदा जो है बीजेपी को मिलता हुआ देख रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए फायदा नुकसान तो जो चुनाव के बाद पता चलेगा ना, लेकिन जो समय है वो गलत है ना। वो आप चुनाव के समय पर आप ये चीज लेके आ रहे हैं। 5 साल आप क्या करते रहे? कोविड कितने साल का था? चलिए 1-2 साल कोविड में चला गया। 2019 से आप 24 को जब चुनाव आने वाला है और घोषणा होने वाली है चुनाव की एंड टाइम पर, उसके कुछ समय पहले ही लेके आ रहे हैं। 1 नेशन 1 वोटिंग की बात मतलब ये है कि इलेक्शन के पहले आप बात कर रहे हो, यानी कि मैं समझ गया बीजेपी को फायदा होगा,
है ना, बीजेपी, इसीलिए इतना नहीं, विवाद मैं है। नहीं कह रहा हूँ, ये तो जनता, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनकी कोशिश है। कोशिश है, ठीक है, कोशिश है। भाई आप चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर रहे हो पवन गोयल साहब? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। इन्होंने 3 तलाक के लिए भी यही कहा था चुनावी फायदा है। इन्होंने जब राफेल आई थी, 36 हेलीकॉप्टर्स की डील हुई थी, तब भी इन्होंने यही कहा था कि चुनावी फायदा लेना चाह रहे हैं। जब पुलवामा के बदला लिया गया था, एयर स्ट्राइक की गई थी, तब भी इन्होंने कहा था। 22 जनवरी को राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, तब भी इन्होंने यही कहा कि 2024 में क्यों किया। आप अगर विपक्ष का काम क्या है? आरोप लगाना। 10-10 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ना तो जीएसटी लागू कर पाए, ना राफेल ला पाए, ना आप ही जीएसटी का विरोध कर रहे थे जनाब, पहले चलिए ठीक है, ठीक, समय का अभाव है, समय का अभाव है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और सीए को लेकर अपनी अपनी राय रखी। जिस सीए को लेकर जो एक सियासी उबाल देखने के लिए मिल रहा है, आज हमने उस पर चर्चा की। क्या वाकई इस चुनावी अखाड़े में सीएए एक मास्टर स्ट्रोक रहेगा बीजेपी के लिए, और इसीलिए इंडिया गठबंधन इतना परेशान है? आखिरकार वोट की राजनीति में सीए कहां खड़ा है? ये वाकई एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया, या फिर ये सिर्फ कुछ और है, या सीए एक ऐसा मुद्दा बना जिसका नुकसान जो है इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ेगा? वो उसके एक राजनीतिक स्टेप में या राजनीतिक या रणनीति में इंडिया गठबंधन फंस गया है। अब उसके लिए ना तो वो जो है उससे पीछे हट सकते हैं, ना ही उसका वो समर्थन कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं में सीए ने घेर दिया इंडिया गठबंधन को। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप राजनीतिक राजकीय रणक्षेत्र।